हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं पीजीबीपी का 11th वीडियो। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड अंडर वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि एम्प्लॉय को जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर कंपनसेशन मिलता है वो इसकी इनकम का पार्ट बनता है, लेकिन जो प्रोवाइड करता है तो कौन प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर। तो उसके लिए वो एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है और उसको डिडक्शन मिल जाती है, जो कि आज की वीडियो में सबसे पहले पार्ट में कवर कर रहे हैं, जिसका है सेक्शन 35DD ए। और याद रखना, एम्प्लॉय के लिए जो इनकम बनती है उसका है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 2 की पीडीएफ है, किससे रिलेटेड? इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड, वहाँ पे जाके देख लेना। नहीं तो उसका मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको बताया था, एक बार वहाँ जाके कवर कर लेना। वहाँ पे आपको एग्जम्पशन का पार्ट भी पता चल जाएगा कि जरूरी नहीं कि पूरा टैक्सेबल होता है, उसमें एग्जम्पशन भी मिल जाती है। किन के केस में? अगर जो कंपनसेशन मिला है वो किससे मिला है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि चाहे कोई सा भी असेसी किसी भी एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर कंपनसेशन का पार्ट दे रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उसको डिडक्शन मिल जाती है, वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, चाहे वो इंडिविजुअल फॉर्म हो, यानी चाहे वो प्रोपराइटरशिप फॉर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो बीओआई हो, चाहे वो एचयूएफ हो, कोई भी हो। ठीक है। कंडीशन: assessee has incurred any expenditure by way of compensation to employees in connection with their voluntary retirement। तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर के लिए खर्चा और एम्प्लॉय के लिए इनकम। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर। ठीक। क्वांटम ऑफ डिडक्शन में क्या दे रखा है? 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर सो पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर वॉज पेड। तो मान के चलिए 1920 में आप एक कंपनी हो, आपने 1920 में वॉलंटरी रिटायरमेंट के कंपनसेशन के फॉर्म में 10 लाख प्रोवाइड कर दिए, तो आपको उस साल डिडक्शन कितनी मिलेगी? आपको बताया 10 लाख अपॉन 5, तो उस साल आपको 2 लाख की मिलेगी, फिर अगले साल 2 लाख की, फिर उसके उसके अगले साल 2 लाख की, ऐसे करके आपको 5 साल तक डिडक्शन मिल जाएगी। तो जिस साल आपने एक्सपेंडिचर पे किया है इस 10 लाख का, तो उस साल से आपको डिडक्शन मिलना चालू होगी 1/5 कब तक? 5 साल तक। सिंपल सा पार्ट। फिर देखिए बोल रहा है इफेक्ट ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर। देखिए, इससे रिलेटेड केस तो मैंने पहले भी आपको बताया है, सिंपल केस है, बस एग्जांपल के फॉर्म में सोचिए। वही एग्जांपल वापस लूँगा, जैसे ए कंपनी है, अगर वो बी कंपनी में मिल गई तो ये अमालगमेटिंग हो गई और ये अमालगमेटेड हो गई। तो ये बोल रहा है कि जो अमालगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और फिर बोल रहा है कि देखिए, जैसे अमालगमेटिंग कंपनी है, यानी ए कंपनी थी, उसके पास 10 लाख के एक्सपेंडिचर का पार्ट था, यानी उसने 10 लाख वॉलंटरी रिटायरमेंट के फॉर्म में कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को दे दिया था, और डिवाइड बाई 5 किया तो उसने पहले साल की 2 लाख की ले ली, दूसरे साल की भी 2 लाख की ले ली। अब उसके 3 साल बच गए थे, लेकिन तीसरे साल में वो किस में मिल गई? बी में मिल गई। तो बाकी जो रेसिडुअल पीरियड होगा उसकी जो भी डिडक्शन मिलेगी वो किसको मिलेगी? बी को मिलेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है जो अमालगमेटेड कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और उसको जो डिडक्शन मिलेगी वो रेसिडुअल पीरियड के लिए मिलेगी, मतलब बाकी जो 3 साल है उसके लिए डिडक्शन किसको मिलेगी? बी को मिलेगी। इसी तरीके से अगर डीमर्जर की बात कर रहा है तो एक डीमर्ज कंपनी होगी और एक रिजल्टिंग कंपनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक XYZ कंपनी है, उसने अपनी एक अंडरटेकिंग हटा दी और अलग से बना ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? XYZ में से मान के चलिए X कंपनी अलग से निकल गई, यानी इसके 4 बिजनेस थे, 4 में से कोई एक बिजनेस अलग हो गया और X कंपनी नाम से बन गया। तो ये कौन सी कंपनी हो गई? डीमर्स कंपनी हो गई। और ये कौन सी हो गई? रिजल्टिंग कंपनी। तो जो ये रिजल्टिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। तो इसने मान के चलिए डिडक्शन 2 साल की ले ली थी, तो बाकी जो 3 साल की है वो X कंपनी लेगी। तो यही पर्टिकुलर पार्ट बोल रखा है। इसी तरीके से सक्सेशन का केस है, जिसमें आपको पता है कि एक प्रीडिसेसर होता है और एक क्या होता है? सक्सेसर होता है। ठीक है, एक प्रीडिसेसर होता है और एक सक्सेसर। जैसे मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल में, एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो गई, रीऑर्गेनाइज हो गई एक तरीके से, किसमें? कंपनी में। वैसे ही एक प्रोपराइटरशिप फर्म है, वो भी किसमें कन्वर्ट हो गई? कंपनी में। वैसे ही एक कंपनी है जो कि प्राइवेट है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मैंने क्या बताया था? प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो LLP में कन्वर्ट हो गई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ये हो गई प्रीडिसेसर और ये हो गई सक्सेसर। अब इसमें यही बोल रहा है कि अगर प्रीडिसेसर ने मान के चलिए कि 2 साल की डिडक्शन ले ली, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर 2 साल क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे बोल दीजिए चलो 3 साल की डिडक्शन ले ली, तो बाकी 2 साल की डिडक्शन इसको मिलेगी, क्योंकि यही कंपनी LLP में कन्वर्ट हुई है, यही फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई है, यही प्रॉपराइटरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई है। तो सीधी सी बात है, बाकी जो पार्ट आएगा वो रेसिडुअल पीरियड का ही आएगा। तो इसमें भी यही दे रखा है। देखिए एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैंने बार बार पर्टिकुलर हर वीडियो में यही बताया। वैसे चलिए एक बार मैं आपको ये वाला पार्ट पढ़वा देता हूँ। देखिए बोल रहा है इफेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस।
देखिए इसमें बोल रहा है वेयर देयर हैज़ बीन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस वेयर बाय ए फर्म और प्रोपराइटरी कंसर्न, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म या एक इंडिविजुअल बिजनेस सिंगल बिजनेस इज सक्सीडेड बाय ए कंपनी फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन 4713 एंड 4714। फॉर्म किस में हो रही है, कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, या प्रोपराइटरी कंसर्न कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है, इनके लिए ये सेक्शन दे रखा है। और ए प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी सक्सीडेड बाय ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन 4713 बी। यहाँ पे आपको याद रहोगा कि ये जनरली सक्सेशन का पार्ट था। मैंने किस में बताया था आपको, डेप्रिसिएशन के केस में बीच में बताया था, जहाँ पे आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन अलाउ होता है वो नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे अलाउ हो जाएगा कि कितना यूज़ किया एसेट को प्रीडिसेसर ने और सक्सेसर ने। आपको पता है कि ये फर्म प्रोपराइटरी कंसर्न और यहाँ के केस में प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ये प्रीडिसेसर है, और इस केस में देखिए ये जो कंपनी है ये सक्सेसर है, या जो एलएलपी है ये क्या है, सक्सेसर है। एक तरीके से ये क्या करेगी, प्रिवेल करेगी, ये प्रिवेल करेगी और ये खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, और इस केस में ये प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी खत्म हो जाएगी क्योंकि कन्वर्ट हो चुकी है, रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो बोला द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सक्सेसर कंसर्न, जो प्रिवेल कर रही है, मैंने बताया एक तो ये प्रिवेल कर रही है और एक ये प्रिवेल कर रही है। ठीक है, एज दे वुड हैव अप्लाइड टू द प्रीडिसेसर इफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस हैड नॉट टेकन प्लेस। तो ये बोल रहा है कि ऐसे वो प्रिवेल करेगी, ऐसे सेक्शन अप्लाई होंगे कि जैसे अगर कंपनी बंद ही नहीं होती, कहने का मतलब अगर फर्म बंद ही नहीं होती या कंपनी ही होती तो क्या होता, सारे के सारे प्रोविजन सेम टू सेम जैसे पहले अप्लाई हो रहे थे वही के वही कंपनी को, वही के वही एलएलपी को अप्लाई होंगे। और यहाँ पे बोल रखा है फर्दर इट इज़ टू बी नोटेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू द अमालगमेटिंग कंपनी डीमर्ज कंपनी। मतलब पुरानी बात कर रहा है, जैसे मैंने क्या बोला कि ए कंपनी बी में मिल गई तो ए कंपनी क्या हो गई, अमालगमेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो गई। ठीक है, डीमर्ज कंपनी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक्स वाई जेड कंपनी और उसमें से एक हिस्सा अलग हो गया और एक्स कंपनी बन गई, तो डीमर्ज कंपनी ये हो गई और ये क्या हो गई, रिजल्टिंग कंपनी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमालगमेटिंग कंपनी, डीमर्ज कंपनी, ए फर्म, प्रोपराइटरी और अदर कंसर्न इन द प्रीवियस ईयर इन विच अमालगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन एज द केस मे बी टेक्स प्लेस, तो उनको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, लेकिन किसको होगी, अमालगमेटेड कंपनी को होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल की डिडक्शन आपको मिल गई थी, तीसरे साल में आप क्या हो गए, ए से बी में चले गए तो ए खत्म, तो तीसरे साल की जो डिडक्शन है वो ए को नहीं मिलेगी, वो बी को मिलेगी, यानी वो अमालगमेटेड को मिलेगी, अमालगमेटिंग को नहीं मिलेगी, डीमर्ज को नहीं मिलेगी, रिजल्टिंग को मिलेगी, फर्म को नहीं मिलेगी, कंपनी को मिलेगी, प्रोपराइटरी फर्म को नहीं मिलेगी, कंपनी को मिलेगी। ठीक है, वैसे ही अगर आपने ये वाला केस देखा है, देखिए प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी किस में सक्सीड हो गई, एलएलपी में, तो इसको नहीं मिलेगी, इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को मिलेगी डिडक्शन। इसका मतलब ये है। फिर देखिए क्या बोला है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्योंकि आपने इसकी डिडक्शन ले ली तो आपको और किसी सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे आप बोल रहे हो कि डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिल जाएगी, ऐसा जनरली कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं है, या इसके अलावा किसी और सेक्शन में नहीं मिलेगी क्योंकि आपको इस सेक्शन में मिल चुकी है। अब देखिए बोल रहे हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C, जो कि किससे रिलेटेड है कि एक एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट में कंपनसेशन मिलता है तो उसका टैक्सेबल हो जाता है, जो कि सैलरी का पार्ट बनता है, लेकिन उसमें एग्जम्पशन मिलती है। लेकिन वो कब, अगर उसको जो भी कंपनसेशन मिल रही है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर से मिल रही है। लेकिन सेक्शन 35 DDA क्या बोलता है कि कोई भी असेसी यानी कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर हो, चाहे वो फर्म हो यानी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो सिंगल बिजनेस हो, चाहे वो HF हो, चाहे वो AOP हो, चाहे वो BOI हो, अगर वो पे कर रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट का पार्ट तो उसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा, उसको डिडक्शन मिल जाएगी 5 साल की। ठीक है, तो ये बोला 35 DDA किसके अंदर है, अंडर द हेड PGBP। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C फॉर कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट अवेलेबल टू एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, HUF, प्रोपराइटरशिप फर्म एटसेट्रा। जबकि जो डिडक्शन है वो सारे के सारे असेसी क्लेम कर सकते हैं। डिडक्शन अभी हमने पढ़ी, चलिए एक बार आपको मैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C का पार्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि कंडीशन फॉर एग्जम्पशन कंपनसेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर। अब देखिए स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर में देखना कंडीशन है ये, अगर आपने ढंग से पढ़ी होगी, अगर आपको पूरा प्रोविजन पढ़ना है तो एक बार इनकम फ्रॉम सैलरी में जाके देख लेना, ढंग से मैंने बताया हुआ पूरा का पूरा। देखिए कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी अथॉरिटी हो गई जो कि सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट से एस्टेब्लिश हो, कोई लोकल अथॉरिटी हो गई, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कोई स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी हो गई, IIT हो गई, IIM हो गए, कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये बोल दिया। अब देखिए नीचे क्या बोल रखा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर बीइंग एन इंडिविजुअल, फर्म, HUF, AOP एटसेट्रा इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब एग्जम्पशन का पार्ट कब मिलेगा, अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट का पार्ट एम्प्लॉय को दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर ये एम्प्लॉयर होंगे
तो एम्प्लॉय के हाथों में फुली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे बोल रखा है कि एग्जम्पशन जो भी मिलती है वो सिर्फ किसको मिलती है, एक तरीके से स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉय को मिलती है, लेकिन बाकी सारे एम्प्लॉयर के केस में एम्प्लॉय को एग्जम्पशन नहीं मिलती। लेकिन जो डिडक्शन है वो सारे असेसीज क्लेम कर सकते हैं। फिर बोल रहा है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10C फॉर कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज अवेलेबल ओनली इफ द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। जबकि डिडक्शन क्या बोल रहा है, चाहे स्कीम अप्रूव नहीं हो तब भी सारे के सारे एसएससी क्लेम कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल पार्ट था, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए अगले पार्ट में बोल रहा है आपको अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि कोई भी इंडियन कंपनी या कोई भी एनी अदर रेसिडेंट असेसी जो कि खनिज यानी मिनरल की बात कर रहा है, तो खनिज को ढूंढने, प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है उसको ढूंढने, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है उसको निकालने या उसके प्रोडक्शन उसके उत्पादन में लगाओ। अब जो खनिज बोल रखे हैं वो किस में बोल रखे हैं, 7th शेड्यूल में बोल रखे हैं। 7th शेड्यूल का मतलब क्या हो गया, पार्ट ए या पार्ट बी। अब देखिए 7th शेड्यूल है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे 7th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट तो उसमें मिनरल्स दिख जाएंगे मेरे हिसाब से आपको, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना रेलिवेंट इंपॉर्टेंट आता नहीं है। अगर आता भी तो इससे रिलेटेड क्या आएगा कि कितनी डिडक्शन मिलती है, तो मैं बोलूँगा 10 साल की डिडक्शन मिलती है। कौन से खर्चे होते हैं, तो जब आपने बिजनेस कमेंस किया, कहने का मतलब जब आपने प्रोडक्शन कमेंस किया उस साल जो खर्चा हुआ, उससे पहले के जस्ट 4 साल में जो खर्चे हुए वो सारे एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाते हैं। कब से अलाउ होंगे, जब से आपने प्रोडक्शन कमेंस किया उस साल से 10 साल तक अलाउ हो जाएंगे। तो नॉर्मल पार्ट है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है असेसीज एंगेज इन द ऑपरेशन रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टिंग फॉर और एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल स्पेसिफाइड इन 7th शेड्यूल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खनिज को खोजने, उनको निकालने या उसके उत्पादन में लगा हुआ है, जो कि खनिज 7th शेड्यूल के पार्ट ए और पार्ट बी में बोल रखे हैं। एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंकर्ड बाय द असेसी ऑन प्रोस्पेक्टिंग फॉर एनी मिनरल स्पेसिफाइड इन द 7th शेड्यूल और डेवलपमेंट ऑफ ए माइन और अदर नेचुरल डिपॉजिट ऑफ एनी सच मिनरल। तो आपको पता है कि खनिजों की खोज कर रहा है या खनिजों का विकास कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि माइन का डेवलपमेंट करना है। माइन मतलब क्या होगा, खाने खाने खदाने बोलते हैं ना, माइन क्वेरीज, जहाँ पे जनरली क्या होता है मिनरल्स निकालने का काम किया जाता है। वैसे ही बोल रहा है कि नेचुरल डिपॉजिट्स, नेचुरल डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, डिपो, हम बोलते हैं ना डिपो, जहाँ पे एक तरीके से कोयला निकलता है, तो वैसे ही बोल रहा है कि मिनरल निकालने का काम किया जा रहा है। तो ये बोल रहा है, अब नीचे देखिए, एक मिनट, अब मैं नीचे आ गया। ये बोल रहा है पीरियड ड्यूरिंग विच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड शैल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। तो कौन सा एक्सपेंडिचर क्वालिफाई होगा, तो ये बोल रहा है इन द प्रीवियस ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंसेस, उसमें जो भी खर्चे किए। अब देखिए यहाँ कहीं नहीं बोल रखा कि रेवेन्यू होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, तो दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 4 ईयर preceding the year in which commercial production commences, at any time during the period of 4 year preceding the year in which commercial production commences। तो इसका मतलब क्या है कि जिस साल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उस साल के खर्चे तो लेंगे, और उससे पहले के जस्ट 4 साल के खर्चे, उससे जस्ट पहले के 4 साल के खर्चे भी लेंगे। अब देखिए बोल रहा है एक्सपेंडिचर विच आर नॉट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर डू नॉट क्वालिफाइड फॉर डिडक्शन। सबसे पहले बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ साइट और एनी राइट इन और ओवर सच साइट। देखिए आपको पता है कि एक साइट पे आप जाओगे और मिनरल निकालने का काम करोगे तो वो लैंड के फॉर्म में हो गया, और जनरली आपने बाकी सारे पार्ट में भी देखा होगा कि लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलती। तो ये बोल रहा है कि अगर लैंड से रिलेटेड आपने एक्सपेंडिचर किया है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आगे और भी दे रखा है कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, उसकी भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि जनरली आपको डेप्रिशिएशन मिल चुका होता है, तो आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बोल रहा है। तो इसके अलावा जो भी खर्चे हैं उनकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ साइट और एनी राइट इन और ओवर सच साइट। तो अगर आपको कोई राइट मिला है या आपने वो साइट खरीद ली है तो उस पर जो भी खर्चा किया है वो आपको अलाउ नहीं होगा डिडक्शन के फॉर्म में। वैसे बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल और एनी राइट इन और ओवर सच डिपॉजिट्स, वो भी नहीं होगा। फिर तीसरा एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर बीइंग बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिशिएशन अलाउंस इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32। इसका मतलब इन पर डेप्रिशिएशन का पार्ट अप्लाई हो गया अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल आपको पता है कि बिल्डिंग पे क्या होता है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है 5, 10, 40 मैंने बताया था 3 ब्लॉक होते हैं, तो 10% हो जाएगा क्योंकि कमर्शियल फॉर्म में है। प्लांट पे मैंने बताया था नॉर्मल रेट कितनी होती है 15%, इसके 5 ब्लॉक बताए थे प्लांट एंड मशीनरी के। फर्नीचर का मैंने आपको बताया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 10% का। किसका बताया था, 10% का, उसका सिंगल ही ब्लॉक होता है। अब देखिए ये बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। अब देखिए ये भी बोल रहा है कि अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है,
मान के चलिए कि आपके इस मिनरल इनसे रिलेटेड जो अलाउड एक्सपेंसेस है 10 लाख हुए, लेकिन इसमें से जो 3 लाख है वो कोई और करता है खर्चे, आप नहीं करते, तो आपके बिजनेस में से तो जा ही नहीं रहे, क्योंकि कोई क्या कर रहा है, कोई और पर्सन या अथॉरिटी आपके बिहाफ पे क्या कर रहा है, आपको सब्सिडी दे रहा है खर्चों पे। तो आपको पता है कि आपके जो खर्चे हुए वो 7 लाख ही हुए हैं, तो वो 7 लाख ही आपको अलाउ होंगे, और उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो 10 साल में अलाउ हो जाएंगे, तो हर साल आपको 70,000 70,000 70,000 ऐसे अलाउ होंगे। आगे दे रखा होगा 1/10 जब मैं आपको अभी कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या डिसअलाउड है, तो हम क्या बोलेंगे, एनी एक्सपेंडिचर विच इज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी। कोई पर्सन है, अथॉरिटी कोई दूसरा है, अगर वो आपके बिहाफ पे कर देता है तो वो आपको अलाउ नहीं होगा, और बाकी सारा पार्ट आपको अलाउ हो जाएगा। एंड एनी सेल, साल्वेज, कंपनसेशन और इंश्योरेंस मनी रिलाइज बाय द असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट्स ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सक्लूडेड। देखिए इसका मतलब जनरली ये है, जैसे मैंने क्या बोला कि किसी और ने आपके बिहाफ पे 3 लाख पे कर दिए तो वो आपने लेस कर दिए, वैसे ही बोल रहा है कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि इनसे रिलेटेड ही थी, मिनरल से रिलेटेड, माइन से रिलेटेड, या कोई भी राइट अगर आपने बेच दिया, उनमें से कुछ हिस्सा बेच दिया, तो जैसे मान के चलिए 10 लाख आपके एक्सपेंडिचर हुए थे, और जो आपने हिस्सा बेचा वो कितने में बेचा, 4 लाख में बेचा, 3 लाख में बेचा, तो मान के चलिए 3 लाख में ही बेचा, तो बाकी आपको 7 लाख ही अलाउ होगा, क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, शैल बी एक्सक्लूडेड, तो इसको भी हटा दिया जाएगा और बाकी जो पार्ट है वही अलाउड होगा। तो 10 लाख अलाउड नहीं होगा क्योंकि बाकी पैसा आपको मिल चुका है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से क्या हो गया, कंपनसेशन मिल गया, तो हमें पता है कि जैसे 3 लाख कंपनसेशन मिला, तो बाकी जो खर्चा वो 7 लाख की है, सीधी सी बात है, तो उतनी ही डिडक्शन मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो 10 लाख की हमें मिलेगी नहीं, हमें सिर्फ 7 लाख की मिलेगी। अब देखिए बोल रहा है, इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट असेसी, अकाउंट्स ऑफ द असेसी फॉर द ईयर्स इन विच द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड हैव बीन ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी फाइल्ड इन द फॉर्म 3AE अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द फर्स्ट ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम्ड। तो आपको पता है कि 10 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन मिलती है, तो पहले साल जैसे डिडक्शन क्लेम करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन हो गए उस पर, और ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में उसको फर्निश करना पड़ेगा इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन में यही दे रखा है कि देखिए क्या बोल रहा है, जब से आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तो 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये बोला, टोटल एलिजिबल एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, हाउएवर डिडक्शन इन ए प्रीवियस ईयर कैन नॉट एक्सीड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अराइजिंग फ्रॉम द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी माइन। देखिए आपको पता है कि आप माइन से क्या कर रहे हो, मिनरल निकाल रहे हो, तो आप एक्सप्लॉयट कर रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि उसको आप बेचोगे, जो भी चीज़ें निकालोगे तो उससे आपको इनकम होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अभी मैंने बोला कि 7 लाख है, और 7 लाख अपॉन 10 किया खर्चों को, तो पहले साल 70,000 अलाउ हो गया, पर मान के चलिए आपकी इनकम ही पहले साल 50 थी, तो आपको 70,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ 50,000 की डिडक्शन ही मिलेगी। अब आप बोलोगे बाकी के 20,000, तो वो अगले साल चले जाएंगे ट्रांसफ़र। आप बोलोगे सर अगले साल 70 भी है, क्योंकि आपने बताया कि 7 लाख एक्सपेंडिचर है, अपॉन 10 करोगे तो 70 70 70 हर साल क्या होगी, डिडक्शन मिलेगी। तो पहले साल क्या हुआ कि 70 तो पूरी नहीं मिली, क्योंकि हमारी इनकम ही कितनी थी, प्रॉफिट ही कितना था, 50 था, तो 50 में से 50 लेस कर दिया, तो बाकी हमारा नीली पार्ट आया, तो बाकी जो डिडक्शन 20 की बच गई, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगले साल की जो 70 है उसके साथ ये 20 मिल जाएंगे, तो 90 हो गया। फिर आपकी इनकम कम बढ़ गई, आपकी जैसे इनकम कितनी बढ़ गई, 60 बढ़ गई, और आपके पास कितना है, 90, तो आपको पता है कि 60 ही सेट ऑफ कर सकते हो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, यानी डिडक्शन के फॉर्म में, तो बाकी 30 बच गया। फिर इस 30 को आगे ले जाओगे, और 70 तो आपको मिल ही रही है, तो 70 + 30 1 लाख। इस तरीके से बोल रहा है कि इनको आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। तभी देखिए यहाँ पे दे रखा है, हाउएवर डिडक्शन इन ए प्रीवियस ईयर कैन नॉट एक्सीड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर अराइजिंग फ्रॉम द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी इनकम। तो जो डिडक्शन है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर ये बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्जॉर्ब अमाउंट, तो ये कब तक लेके जा सकते हैं, जैसे ही 10 साल हो जाते हैं तब तक, उसके बाद आपको जनरली नहीं मिलेगी। तो ये बोल रहा है, द अनएब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिलेटिंग टू एनी प्रीवियस ईयर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एंड एडेड टू द इंस्टॉलमेंट ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। तो मैंने क्या बताया, जैसे 20 रह गई थी पहले साल में, आपको बताया कि अगले साल तो 70 मिलेगी, तो 70 के साथ वो 20 जुड़ जाएंगे, तो आपकी टोटल डिडक्शन क्या है उस साल की, यानी अगले साल की 90 है। फिर आपको पता है कि अगले साल की जैसे इनकम कितनी भी थी, 60 भी थी मैंने बताया, तो मैंने क्या बताया कि 90,000 डिडक्शन पड़ी है, लेकिन इनकम सिर्फ 60 है, तो 60 ही यूज़ कर पाए डिडक्शन के फॉर्म में, तो अभी भी 30 बच गई। फिर आपको ये भी पता है कि उसके अगले साल भी 70 की डिडक्शन मिलेगी, तो 70,000 और जो 30 बच गए,
तो कितने हुए 70 + 30 1 लाख। इस तरीके से ये आगे जाते जाएंगे। इन दिस मैनर अनएब्जॉर्ब अमाउंट कैन बी कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम अप टू द 10th प्रीवियस ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर व्हेन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट। देखिए ये बोल रहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन जब से स्टार्ट हुआ तब से आपको डिडक्शन मिलना चालू हुई, तो आपको कब तक मिली? 10 साल तक। तो जो आप कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हो वो भी 10 साल तक ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर टैक्स पॉइंट क्या बोल रखा है? देखिए बोल रहा है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी इन ए स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर, द अमालगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी बीइंग इंडियन कंपनी शैल बी एंटाइटल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35E, जो कि अभी हमने देखा पूरा का पूरा, फॉर द रेसिडुअल पीरियड एज इफ नो अमालगमेशन और डीमर्जर हैड टेकन प्लेस। अब देखिए बार बार एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, जैसे आपको पता है कि 4 साल की डिडक्शन अमालगमेटिंग कंपनी को मिल गई, अब वो 5वें साल में किस में चले गई? अमालगमेटेड कंपनी में चले गई, तो बाकी जो 6 साल की डिडक्शन है वो अमालगमेटेड कंपनी को ही मिलेगी, ऐसे मानते हुए कि कोई मर्जर हुआ ही नहीं या कोई डीमर्जर का पार्ट हुआ ही नहीं। डीमर्जर कब होगा? यानी जब डीमर्ज कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी का पार्ट आएगा। याद रखना जो भी अमालगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। फिर देखिए बोल रहा है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू अमालगमेटिंग कंपनी और डीमर्ज कंपनी इन द प्रीवियस ईयर इन विच अमालगमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस। जैसे मैंने क्या बोला कि 5वें साल में अमालगमेशन हुआ या 5वें साल में डीमर्जर का पार्ट हुआ, तो जो भी अमालगमेटेड कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी है उसको 5वें साल से डिडक्शन मिलना चालू हो जाएगी, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। तो 5वें साल में अमालगमेटिंग या डीमर्ज कंपनी को नहीं मिलेगी, लेकिन अमालगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी को मिलना चालू हो जाएगी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि सीधी सी बात है, इस सेक्शन में आपको मिल गई और आपको 1/10 मिलती जा रही है 10 साल तक, तो और किसी सेक्शन में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल प्रोविजन है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड स्टोर। तो आपको पता है कि आपके बिजनेस का स्टॉक होता है, आपको लगता है कि यार वो डैमेज हो जाएगा, कभी लॉस होने के चांस हो सकते हैं, तो उसका भी आप क्या करते हो? इंश्योरेंस करा देते हो, तो उस केस में आपको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है एनी अमाउंट पेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक एंड स्टोर्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउबल एज डिडक्शन इन फुल। Paid means actually paid or incurred according to the method of accounting upon the basis of which the profits and gains of business are computed। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एनी अमाउंट पेड, तो पेड का मतलब क्या है? एक्चुअली पे किया गया हो, एक्चुअली पेड और incurred according to the method of accounting upon the basis of which the profits and gains of business are computed। पर देखिए यहाँ पे इंकर्ड भी बोल रखा है, तो इंकर्ड का मतलब तो क्या होता है कि एक्रू हुआ है। तो ये बोल रहा है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी अगर कैश अकाउंटिंग है तो पेड होगा, और अगर मर्केंटाइल बेसिस है मतलब एक्रूअल बेसिस है तो ड्यू बेसिस पे भी अलाउ हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम का पार्ट खर्चों के फॉर्म में। वैसे बोल दिया इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर लाइफ ऑफ कैटल। आपको पता है कैटल मतलब क्या हो गया? मवेशी। जैसे ये बोल रहा है कि आपके पास बहुत सारी क्या है? गायें हैं, भैंसें हैं, तो वो जनरली क्या करती है? मिल्क निकालने का काम करती है, और आपको पता है कि वही आपके लिए एक एसेट है, तो उनका आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसके लिए आप जो अमाउंट पे कर रहे हो वो भी अलाउ हो जाएगा। तो वो किन के लिए बोल रखा है? एनी अमाउंट पेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम बाय ए फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द लाइव्स ऑफ कैटल ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ ए प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलेटेड टू इट इज अलाउड एज डिडक्शन इन फुल। इसमें जनरली ये बोल रहा है कि एक फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनके मेंबर द्वारा कैटल्स पाल रखे उन्होंने, ठीक है, और उनका जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है वो कौन कर रहा है? ये फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है, तो उन मेंबर को जनरली डिडक्शन अलाउड हो जाएगी फुल। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है उससे रिलेटेड। अब देखिए बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन 36(1) IB एनी प्रीमियम पेड अदर देन बाय कैश बाय द असेसी एज एन एम्प्लॉयर टू इफेक्ट or to keep in force an insurance on the health of his employee under a scheme framed in this behalf by General Insurance Corporation of India and approved by the central government or any other insurer and approved by the Insurance Regulatory and Development Authority shall be allowed as deduction। अब देखिए आप बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी के नाम ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल दिया कि एडा द्वारा अप्रूव है। एडा मतलब क्या हो गया? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कोई भी इंश्योरर हो सकता है जो इससे अप्रूव्ड है, जैसे डिजिट इंश्योरेंस हो गया, मैक्स इंश्योरेंस हो गया। इसी तरीके से आप क्या करते हो? बहुत सारे इंश्योरर के नाम देखते रहते हो, ऐड में आते रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर एम्प्लॉय ने क्या कर रखा है? एम्प्लॉय की हेल्थ पे इंश्योरेंस करा रखा है, जो कि स्कीम किसके अकॉर्डिंग फ्रेम्ड है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है इनके बिहाफ पे, या कोई भी इंश्योरर है जो एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव है, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। किसको? असेसी को, यानी एम्प्लॉयर को, क्योंकि उसने एम्प्लॉय की हेल्थ पे इंश्योरेंस करा रखा है। फिर बोल रहा है बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। यहाँ पे बोल रहा है एनी बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। यहाँ पे देखिए बोल रहा है सच अमाउंट मस्ट हैव बीन एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न।
तो जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ड्यू डेट है उससे जस्ट पहले अमाउंट पेड कर देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही आ गया सेक्शन 43B, जो कि कैश बेसिस की बात करता है, अक्रूवल बेसिस की बात नहीं करता। जैसे देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया ये वाला इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक और स्टोर्स, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो हो रहा है उसके बेसिस पे जनरली अलाउ हो जाएगा। कहने का मतलब एक्चुअली पेड भी हो सकता है या इनकर्ड भी हो सकता है, इसका मतलब ड्यू बेसिस पे भी हो सकता है। अगर आप मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहे हो यानी अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहे हो तो ड्यू बेसिस भी हो सकता है, चाहे आपने पे नहीं करा हो लेकिन ड्यू हो गया। इसका मतलब कोई इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको बताया कि मार्च का है और उसका पेमेंट आपने अप्रैल में करा लेकिन वो मार्च में ड्यू हो चुका था और आपने मर्केंटाइल बेसिस फॉलो की थी, तो आपको अलाउ हो जाएगा मार्च वाले मंथ में ही। मतलब 1920 में है तो 1920 में ही अलाउ हो जाएगा क्योंकि वो ड्यू बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, जो बोनस है वो ड्यू डेट से पहले पे कर देना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 है प्रीवियस ईयर, तो इसकी जो रिटर्न भरने की डेट होती है, अगर जैसे मैं किसकी बात करूँ, इंडिविजुअल बिजनेस की बात करूँ या चलो मैं कंपनी की बात करता हूँ, तो 30 सितंबर हो गई। तो ड्यू डेट से पहले बोनस का अमाउंट पे कर देना चाहिए, तब जाके वो 1920 में एक तरीके से खर्चों के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है एनी बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज़। अब इसमें बोल रहा है अदर देन इन लियो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले बोनस दिया जाता है तो वो नहीं आएगा इसमें। और ये बोल रहा है कि डिविडेंड के बदले में बोनस दिया जाता है, जो भी कैश डिविडेंड देते हैं उसकी जगह क्या कर रहे हो, बोनस दे रहे हो, तो वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 थर्ड। इसमें बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मेरे हिसाब से सिंपल सिंपल से ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पजेज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन शैल बी अलाउड एज रिडक्शन। आपको पता है कि आपको सप्लायर से माल खरीदना है, आपको अमाउंट चाहिए, आपके पास नहीं है इतना, ठीक है, आपको पेमेंट करना है ना सप्लायर को, उसके लिए आपको जो भी एक्सपेंडिचर करना है बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको अमाउंट चाहिए, आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है या आपके पास लेट अमाउंट आता है, तो आपने जो भी कैपिटल बोरो की यानी जो भी लोन लिया तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए लिया, तो उसके लिए जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। याद रखना जितना भी हम देख रहे हैं ऊपर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली जो आप भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो या जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जनरली ये पे कर रहे हो। जैसे इंटरेस्ट जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, नॉर्मली मंथली बेसिस पे, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस ऐसे होता है, तो आप पे कर लेते हो। कंडीशन में क्या दे रखा है, टू क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब पहला क्या दे रखा है, पहला बोल रखा है द असेसी मस्ट हैव बोरोड मनी। अच्छी बात है, असेसी के पास क्या होना चाहिए, उधार मनी, यानी कहने का मतलब लोन लिया हुआ होना चाहिए। द मनी सो बोरोड मस्ट हैव बीन यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये भी आपको पता है। सी बोल रहा है द असेसी मस्ट हैव इंकर्ड इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट। इंकर्ड मतलब क्या हो गया, ड्यू बेसिस पे भी हो सकता है, मतलब अक्रूवल बेसिस पे हो जाएगा, ये नहीं कि इंटरेस्ट पे किया है तभी अलाउ होगा, ड्यू बेसिस पे भी आ जाएगा। अब देखिए अदर पॉइंट, इंटरेस्ट पेड टू अनदर पर्सन, इंटरेस्ट शुड बी पेड टू अनदर पर्सन, हैंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोपराइटर इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। ये तो आपने बहुत पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन आपने साथ में ये भी पढ़ा था कि अगर एक फर्म क्या कर रही है, जो भी कैपिटल पार्टनर ने लगाई है उस पर उसको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो फर्म को इंटरेस्ट अलाउड हो जाता है। और आपको पता है कि जैसे ही फर्म को डिडक्शन के फॉर्म में अलाउड हो गया तो पार्टनर की वो इनकम का पार्ट बन जाएगा, और पार्टनर की इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है, पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फर्म की बात कर रहे हैं, और फर्म असेसमेंट वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है हावर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर इज अलाउड, लेकिन इंटरेस्ट जो भी प्रोपराइटर की कैपिटल है, एक सिंगल फॉर्म है, एक सिंगल ओनर है, वो खुद की कैपिटल लगा रहा है और खुद का ही इंटरेस्ट क्या कर रहा है, डिडक्शन के फॉर्म में ले रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट शुड बी पेड टू अनदर पर्सन, तब जाके क्या होगा, अलाउ हो जाएगा, यानी खर्चा होना चाहिए एक्चुअल। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट पेड बाय 1 यूनिट ऑफ द असेसी टू अनदर यूनिट इज नॉट डिडक्टेबल। अब जानबूझ के आपने क्या खर्चा दिखाया, कैसे कि आपकी 2 यूनिट है, जैसे एक क्लोथ्स का बिजनेस है, एक स्टील का है, तो आपने क्या कर दिया, ये मान के चल लिया कि क्लोथ बिजनेस ने किससे लिया, स्टील बिजनेस से लोन लिया हुआ है, और क्लोथ बिजनेस क्या कर रहा है, स्टील बिजनेस को उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये बोल रहा है इंटरेस्ट पेड बाय 1 यूनिट ऑफ असेसी टू अनदर यूनिट इज नॉट डिडक्टेबल, क्योंकि दोनों ही आपकी है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट पेड टू रिलेटिव इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, दैट इज इफ द इंटरेस्ट पेड इज इन एक्सिस ऑफ मार्केट रेट देन एक्सिस पोर्शन शैल बी डिसअलाउड। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब भी हम रिलेटिव को क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन लेते हैं, तो जानबूझ के हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा दिखाने की करते हैं, जिससे हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा दिखा दें। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम बनेगा, प्रॉफिट कम बनेगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, जनरली ऐसा पार्ट हो गया। तो ये बोल रहा है कि अगर मार्केट रेट से ज़्यादा इंटरेस्ट आपने दिखाया है खर्चे के फॉर्म में, तो जो भी एक्सिस पोर्शन है वो डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। नीड ऑफ बोरोड कैपिटल, वेदर बोरोड मनी इज नीडेड और नॉट,
is at the discretion of the assessee, and income tax authority cannot examine the same. It is sufficient that money has been borrowed and applied in the business, and the need of such borrowing cannot be challenged by the assessing officer. देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि जो भी एसएससी है वो क्या करता है, बाहर से लोन ले लेता है, उसके बाद क्या करता है, वो बोलता है कि मैंने बिजनेस में यूज़ किया है। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी कहाँ तक पता कर पाएगी, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है, जो भी बोलेंगे वो असेसिंग ऑफिसर चैलेंज नहीं कर सकता या कर पाता है एक तरीके से, क्योंकि वो मजबूर होता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो तो क्या करेगा, जो भी लोन लेगा उसको क्या करेगा, बिजनेस के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा देगा, नहीं उसका जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस के एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखा सकता है, क्योंकि वो क्या बोलेगा कि मैंने इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। हाँ, ये बात अलग है कि असेसिंग ऑफिसर उसको बोल सकता है कि आपने किस किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, ये तो फालतू की लाइन है, ये वैसे भी काम नहीं आती। हाँ, ये मेन लाइन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स मेड फॉर एक्वायरिंग एंड इंस्टॉलिंग असेट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपने बिजनेस कमेंस करने से पहले का लोन ले रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट आ रहा है तो वो एक्चुअल कॉस्ट जो भी असेट की है उसमें ऐड हो जाता है। ये हमने शुरू में भी देखा था। वैसे बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो गया लेकिन एसेट को अभी तक आपने यूज़ नहीं करा, क्योंकि जो भी आपने लोन ले रखा है वो एसेट्स को खरीदने और उसको इंस्टॉल करने के लिए ले रखा है। जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमने लोन लिया, तो जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, और एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि चाहे उसका एक्टिव यूज़ तैयार हो या पैसिव यूज़ हो, कहने का मतलब बिल्डिंग बन गई, आपको पता है कि आपने इनॉग्रल कर दिया, अब कस्टमर नहीं आ रहा लेकिन बिल्डिंग तो बन गई, आप उसको यूज़ करने के लिए तैयार हो। जैसे वैसे मैंने क्या बोला कि मेरा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, मैंने कंप्यूटर सारे सेटअप कर दिए, अब मेरे जो स्टूडेंट है वो नहीं आए लेकिन कंप्यूटर तो पड़े हुए हैं, तो वो पुट टू यूज़ रखे हुए हैं। कहने का मतलब चाहे उसका पैसिव यूज़ हो रहा है चाहे वो पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट आएंगे उनका यूज़ होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो खाली भी पड़े हैं फिर भी वो पुट टू यूज़ हैं, क्योंकि मैंने उनको प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया है। तो बोल रहा है कि बिजनेस कमेंस हो गया लेकिन एसेट, बट बिफोर एसेट इज़ पुट टू यूज़, तो पुट टू यूज़ नहीं हुआ तो उससे पहले का इंटरेस्ट भी एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही एसेट पुट टू यूज़ हो गया, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है, उसके बाद वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा और इंटरेस्ट किसके फॉर्म में अलाउ होगा, जो कि अभी हम ऊपर देख रहे थे, इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 36(1) सबसेक्शन 3। इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि आप सोच सकते हो कि अगर कॉस्ट में इंटरेस्ट जुड़ता है तो उसकी जो डिडक्शन मिलेगी वो डेप्रीशिएशन के फॉर्म में मिलेगी, और यहाँ पे इंटरेस्ट पूरा का पूरा सेम टू साइड में, यानी पीएनएल में टू साइड में टू इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 7 पॉइंट, बोरोड मनी यूज पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज। इफ बोरोड मनी इज यूटिलाइज इन अर्निंग नॉन असेसेबल इनकम, इंटरेस्ट ऑन सच बोरिंग शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। देखिए इसमें जनरली एग्जांपल ले सकते हो कि नॉन असेसेबल इनकम में तो एग्रीकल्चर इनकम ही बोल सकते हो। तो ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम की अर्निंग के लिए आपने बोरोड मनी को यूटिलाइज़ किया तो जो भी इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं होगा डिडक्शन के फॉर्म में। फिर 8th में क्या बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड टू पे इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। क्योंकि देखिए इनकम टैक्स हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से ड्राइंग का पार्ट होता है, क्योंकि जो भी आप इनकम टैक्स पर पे करते हो तो वो पर्सनल यूज से रिलेटेड हो गया। तो बोल रहा है कि उसके लिए इनकम टैक्स को पे करने के लिए आपने मनी बोरो की और उस पर इंटरेस्ट का पार्ट पे किया तो वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन सेल टैक्स को पेमेंट करने के लिए आपने मनी बोरो की और उस पर इंटरेस्ट का पार्ट है तो वो अलाउड हो जाएगा डिडक्शन के फॉर्म में, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। जबकि इनकम टैक्स क्या बोलते हैं कि जो भी लास्ट में इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है, तो वो किस में से चुकाओगे, आपकी जो भी पर्सनल इनकम है उसमें से चुकाओगे। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि पर्सनल यूज के लिए होगा, ड्राइंग के फॉर्म में हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि इनकम टैक्स का पेमेंट बिजनेस के पैसों से करते हो तो वो पर्सनल यूज़ माना जाता है, ऐसे हम बोलते हैं जनरली। ये नॉर्मली हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, फिर भी चलिए टैक्स से रिलेटेड पार्ट में बस याद रख लीजिए कि बोल रहा है कि अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्या कर रखा है, अमाउंट बोरो किया और उसका इंटरेस्ट का पार्ट है वो अलाउड नहीं होगा। लेकिन सेल टैक्स पे कर रहे हो तो उसके लिए अमाउंट बोरो कर रखा है तो उसका इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इज़ नॉट अलाउड। ये तो हमने पहले भी किसी न किसी पार्ट में देखा था। तो आप याद रखना कि जब भी आप बाहर क्या कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो किसी भी पर्सन को, आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो टीडीएस ज़रूर काटिए। टीडीएस काटने के साथ साथ उसको जमा ज़रूर कराइए, क्योंकि अगर आपने टीडीएस काट दिया लेकिन जमा नहीं कराया तो भी अलाउ नहीं होगा। वैसे अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं है तो भी अलाउ नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात भी यही कर रहा है। 10th में क्या बोल रहा है, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड में बी अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए बोल रहा है कि जो भी अमाउंट बोरो कर रहे हो वो तो आपकी मर्जी है कि उससे आप मशीनरी खरीदिए या उससे आप नॉर्मल क्या कीजिए, वर्कर का जो भी अमाउंट है या जो भी मटेरियल आपने खरीदा है उससे रिलेटेड सप्लायर को पे करना है।
ठीक है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कीजिए उस पर या कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए, आपके ऊपर है, जो भी आपने अमाउंट बोरो किया है, लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। फिर देखिए इसने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टिंग एज कैपिटल इन पार्टनरशिप फॉर्म इज अलाउड एज डिडक्शन। देखिए इसमें यही बोल रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको कैपिटल के लिए मनी बोरोड करने की ज़रूरत पड़ गई, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट का पार्ट है वो अलाउड हो जाएगा डिडक्शन के फॉर्म में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ही बोल रहा है। लेकिन जो ब्रोकरेज और कमीशन की बात कर रहा है कि आपने लोन अरेंज करने के लिए एजेंट को जो भी ब्रोकरेज या कमीशन दिया, आपको लोन नहीं मिल रहा, लेकिन आपने लोन अरेंज करने के लिए एजेंट की हेल्प ली और एजेंट को आपने जो ब्रोकरेज या कमीशन दिया वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। आपने लोन अरेंज करने के लिए ब्रोकरेज कमीशन दिया, लेकिन वो अलाउड हो जाएगा जनरल डिडक्शन के फॉर्म में। यानी अगर आपको मैंने बताया था कि सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 36 तक की जो भी हम डिडक्शन देख रहे हैं वो स्पेसिफिक है, यानी उसमें कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं। आपने जो भी देखे सारे के सारे पॉइंट में कुछ ना कुछ नाम थे, यानी वो किसी न किसी से लिंक थे या रिलेटेड थे। लेकिन 37(1) जो बताता है वो जनरल डिडक्शन का फॉर्म बताता है। तो याद रखना कि जो इनमें अलाउ नहीं है, यानी स्पेसिफिक डिडक्शन में अलाउ नहीं है, तो वो जनरल डिडक्शन में आ जाएंगे। अदर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट फॉर परचेज ऑफ असेट्स। सीधी बात है, आप कोई एसेट खरीदते हो और जैसे आपको 3 महीने की उधार मिली या 2 महीने की एक तरीके से उधार मिली, क्रेडिट मिली, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करा और आपने उसका पेमेंट उसके 2 महीने बाद किया, उसके 4 महीने बाद किया, और सामने वाले से एग्रीमेंट था कि अगर लेट पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डीलेड पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका आपने डीलेड पेमेंट किया, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट लगा। इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल खरीदा जिस भी सप्लायर से खरीदा, जैसे यहाँ पे असेट की बात कर रहा है वैसे ही रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, तो अगर आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, आपने लेट पेमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट का पार्ट हुआ। तो ये बोला शैल नॉट बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन बट कैन बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो जनरली ऊपर जो भी बात कर रहा है वो मनी बोरोड की बात कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट है वो नॉर्मल जनरल डिडक्शन के फॉर्म में क्लेम किया जा सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इतना ही काफ़ी अभी के लिए। फिर अगली वीडियो में इसी तरीके से पॉइंट कवर करते जाएंगे। तो मैंने ये वैसे आज आपको मैं तीसरी वीडियो दे रहा हूँ आज के दिन की है, इसी तरीके से और भी मैं आगे बढ़ाते जाऊँगा और आपको वीडियो प्रोवाइड करता जाऊँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।